नीट पेपर लीक मामले में बड़े खुलासे के साथ आज लाउड एंड क्लियर की करने जा रहे हैं शुरुआत। खुलासे के तहत सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन पहले आपके सामने, जहां पटना NHAI गेस्ट हाउस में ठहराए गए छात्रों को लेकर ये सबसे पहली बड़ी खबर। NHAI गेस्ट हाउस रूम नंबर 404 में छात्र रुके थे, इसके सबूत आपके सामने होंगे। TV9 भारतवर्ष के पास छात्रों के ठहरने के सबूत हैं और सॉल्वर गैंग ने छात्रों को गेस्ट हाउस में ठहराया। तो अब नीट पेपर लीक मामले में सबसे बड़े खुलासे के तहत ये TV9 पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जहां बड़े सबूत आपके सामने रखेंगे, क्योंकि पटना NHAI गेस्ट हाउस में छात्रों को ठहराया गया रूम नंबर 404 में। NHAI गेस्ट हाउस रूम नंबर 404 में ये छात्र रुके थे, इसके बकायदा सबूत अब आपके सामने। TV9 भारतवर्ष के पास छात्रों के ठहरने के सबूत हैं। सॉल्वर गैंग ने छात्रों को इस गेस्ट हाउस में ठहराया। अब जिस तरीके से इस पूरे मामले पर बड़ा खुलासा होगा, मेरे सहयोगी रुपेश इस वक्त सीधे हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रुपेश, पहला और बड़ा खुलासा आखिर क्या है? देखिए, अब तक ये खुलासे हो रहे थे कि किसी किराए के मकान में सॉल्वर गैंग ने छात्रों को ठहराया, कहीं प्ले स्कूल में ठहराया, लेकिन अब हम खुलासा कर रहे हैं कि छात्रों को पटना एयरपोर्ट के सामने जो NHAI का गेस्ट हाउस है वहां पर ठहराया गया था। और इसीलिए TV9 भारतवर्ष पहले से ही कह रहा है कि इस पूरे मामले का किंग पिन सिकंदर है, सिकंदर यादवेंदु। और एक अनुराग यादव जो परीक्षार्थी है, जो छात्र है, अभ्यर्थी है, वो उसका रिश्तेदार है। यानी कि सिकंदर के साले का लड़का अनुराग यादव, जो कि परीक्षार्थी भी था, और उसके साथ 3 अन्य लड़कों को सिकंदर यादव ने ही NHAI के गेस्ट हाउस में ठहराया था। और सबकी जिम्मेदारी अलग अलग थी। अमित आनंद की जिम्मेदारी थी कि वो लड़कों को लेकर के होटल ग्रैंड पैलेस के पास पहुंचेगा और वहां से एक प्ले स्कूल में उन बच्चों को ठहराया जाएगा। कुछ बच्चों को ठहराया जाएगा AG कॉलोनी में, जो लालू खटाल है वहाँ पर एक किराए के मकान में, वहाँ ठहराया जाएगा। लेकिन सिकंदर की जिम्मेदारी थी कि इन लड़कों को, जिसमें उसका एक रिश्तेदार अनुराग यादव शामिल है, और TV9 भारतवर्ष की ये पड़ताल में सबूतों के तौर पर रजिस्टर में जो नाम दर्ज है, जो 4 मई की 12:40 पर अनुराग यादव टोकन नंबर 404 में ठहरता है आकर के। और ये सिकंदर यादव ने अपने पूरे बयान में, आर्थिक अपराध इकाई को जो बयान दिया है, उसमें सिर्फ ये कहा था कि कुछ लड़कों के ठहरने की व्यवस्था मैंने NHAI के गेस्ट हाउस में की थी। लेकिन TV9 भारतवर्ष ने जब इसकी पड़ताल की है, उसमें सभी पर्त खुल करके सामने आ गए हैं। आपकी यही इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट दिखाने से पहले इंफॉर्मेशन वॉल पर इस सबसे बड़े खुलासे के तहत इस वक्त की बड़ी खबर रुपेश बताना चाहूंगी। आपके पास जल्द वापस लौटती हूं, क्योंकि ये सबसे बड़ा खुलासा हुआ है नीट पर। इस वक्त सबसे बड़े खुलासे के तहत सबूत आपके सामने कि कैसे पटना NHAI गेस्ट हाउस में छात्र ठहराए गए। ये सबूत आपके सामने, जहां पेपर्स और दस्तावेज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे छात्रों को ठहराने के लिए NHAI गेस्ट हाउस में व्यवस्था की गई। सॉल्वर गैंग ने यहां छात्रों को NHAI गेस्ट हाउस में ठहराया, और जो सॉल्वर गैंग के ऊपर जिम्मेदारी थी उसमें कौन कौन शामिल था, हमारे सहयोगी इस बारे में भी एक जानकारी हमें देंगे। लेकिन फिलहाल ये इंफॉर्मेशन कि NHAI के गेस्ट हाउस में कमरा नंबर 404 में ये छात्र रुके हुए थे और छात्रों के ठहरने का इंतजाम किया सिकंदर ने। सिकंदर का नाम रुपेश अभी ले रहे थे, सिकंदर के साथ साथ नाम लिया अनुराग यादव का। अब इनके बारे में भी और इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि NHAI गेस्ट हाउस रजिस्टर में ही छात्रों की बकायदा एंट्री भी दर्ज है, और उसी के सबूत हम आपके सामने रखेंगे। TV9 के पास गेस्ट हाउस का एंट्री रजिस्टर का वही सबूत, वही पन्ना है, जिससे यह साफ हो रहा है कि किस तरीके से इस पूरे मामले में नाम सामने आया अनुराग का, सिकंदर का, और उनके ठहरने की जो व्यवस्था NHAI गेस्ट हाउस में की गई। अनुराग नाम का छात्र इसी गेस्ट हाउस में रुका हुआ था। अब इसको लेकर क्या और बड़े खुलासे? 4 मई को 12:40 पर अनुराग की एंट्री दर्ज हुई है। आपने खुद ही एंट्री और ये सबूत रुपेश देखे हैं, डिटेल उस बारे में बताएं। ये देखिए, बिल्कुल। और ये अनुराग यादव, जिसकी उम्र 22 वर्ष है, और ये परीक्षार्थी था, अपनी मां रीना कुमारी के साथ वहां पर पहुंचा था। समस्तीपुर का रहने वाला है, समस्तीपुर के हसनपुर का रहने वाला है, और ये अपनी मां रीना कुमारी के साथ वहां पर पहुंचा था। और
सिकंदर जो इस पूरे मामले का लाइनर, पूरे मामले का किंग पिन, किसको कहाँ ठहरना है, कब किसे कहाँ प्रश्न पत्र मिलेगा, कहाँ से किस व्हीकल पर सवार होकर किसे किस परीक्षा केंद्र पर छोड़ना है, क्योंकि इनको ये अंदेशा रहता है कि किसी छात्र को अगर प्रश्न पत्र दिए गए तो वो कहीं दूसरे को न दे जिनसे इनको पैसे नहीं मिले हैं। लिहाजा हर की निगरानी की जाती है, ठहराया जाता है, अपनी पूरी निगरानी में ठहराया जाता है। और ऐसे में सिकंदर यादवेंदु जो खुद समस्तीपुर का रहने वाला है और उसका रिश्तेदार है अनुराग यादव, और अनुराग यादव के साथ 3 अन्य छात्रों की जिम्मेदारी सिकंदर को मिली थी। और सिकंदर ने यह खुद स्वीकार किया है कि उसने अनुराग यादव समेत 3 को NHAI के पटना एयरपोर्ट के सामने स्थित गेस्ट हाउस में ठहराया था। और जब TV9 भारतवर्ष ने पड़ताल की, NHAI के रजिस्टर को खंगाला तो 4 मई को अनुराग यादव टोकन नंबर 404 12:40 में NHAI के गेस्ट हाउस में एंट्री उसकी बाकायदा दर्ज है। और ये हमारी इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि सिकंदर यादव ने जो बयान दिया है वो भी एक्सक्लूसिव TV9 भारतवर्ष के पास है कि सिकंदर यादव बयान को लेकर भी इंफॉर्मेशन सामने अब से थोड़ी देर में होगी। रुपेश, 1 मिनट के लिए आपको रोक रही हूं, क्योंकि जिस तरीके से आपने पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की है, जिस तरीके से आप उस NHAI के गेस्ट हाउस में पहुंचे और आपके पास बकायदा वो सबूत आपने इन्वेस्टिगेट की है, वही रिपोर्ट्स अब से थोड़ी देर में हम दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले सवाल अनुराग को लेकर भी, अनुराग यादव को लेकर भी, और साथ ही जिस तरीके से अभी तक इस मामले में गिरफ्तारी हुई है, ये सबूत साफ कर देते हैं किसको क्या जिम्मेदारी दी गई और किसका क्या रोल रहा। रुपेश, इस इन्वेस्टिगेशन में जिस तरीके से अब नाम सामने आए हैं, यह साफ हो गया कि यहां ठहरने के दौरान ही किसकी क्या क्या जिम्मेदारी थी। देखिए, और इसी वजह से जिनका जिनका नाम सामने आया है, 13 गिरफ्तारियां हुई, उसमें सोलवर गैंग के सदस्य हैं, अभिभावक भी हैं और 4 परीक्षार्थी में जिसमें आयुष राज भी है। आयुष राज का भी नाम देखिए उसमें सामने आया है। हालांकि आयुष राज जो अखिलेश कुमार का बेटा है, अखिलेश कुमार भी गिरफ्तार हैं, आयुष राज भी गिरफ्तार हैं। लेकिन जिनकी जिनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, जो किन्हीं वजहों से परीक्षा दे करके बचकर निकल गए थे, लेकिन पूछताछ में जिनका नाम सामने आया है, जैसे अनुराग यादव कहाँ ठहरा, कब आया, कहाँ परीक्षा दिया, ये तमाम, और उन्हीं लड़कों को पूछताछ के लिए आर्थिक अपराध इकाई ने 18 और 19 को पटना बुलाया था। लेकिन एक भी छात्र अभी तक हमारी जानकारी के अनुसार यहां पर उपस्थित नहीं हुआ है। कुछ छात्रों जिसमें छात्राएं भी शामिल हैं, और उनको ये अंदेशा है कि जैसे कुछ परीक्षार्थियों की गिरफ्तारी हुई है, वैसे परीक्षार्थी जो सोल्वर गैंग के द्वारा परीक्षा प्रश्न पत्र और आंसर रटकर पहुंचे थे, लेकिन वो गिरफ्तारी से बच गए थे, क्योंकि एग्जैक्ट लोकेशन उनका पता नहीं चल पाया था किस परीक्षा केंद्र पर कौन बैठा हुआ है। लेकिन बाद में पता चला है। अब ऐसे में जैसे जिस अनुराग यादव का मैं खुलासा कर रहा हूं, और उसके साथ 3 अन्य नाम हैं जिनके लाइनर सिकंदर यादवेंदु थे, और उन लड़कों का नाम, उनका पता, उनके पिताजी का नाम। पूरी इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ सामने आया? रुपेश, रोक रही हूं आपकी, क्योंकि आपकी ये इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट हम दिखाते हैं, जहां आप जानिए कि कैसे TV9 भारतवर्ष अब उसी गेस्ट हाउस में पहुंचा है, NHAI गेस्ट हाउस, जहां पर छात्रों को ठहराया गया। NHAI के जो गेस्ट हाउस है उसमें मैं मौजूद हूँ इस वक्त, और यहाँ देखिए ये 4 मई यानी कि 4 और 5 मई के दरमियानी रात यहाँ कौन कौन रुका था इस गेस्ट हाउस में, ये है अनुराग यादव। ये अनुराग यादव का ये मोबाइल नंबर है, एंट्री इसका किया गया है, और ये सब कुछ यहाँ पर अनुराग यादव का साइन किया हुआ है। 440 टोकन नंबर 440। रुकिए 1 मिनट, क्या बात है बताइए, और कौन है यहाँ पर? बिना इंचार्ज के पूछ हम नहीं बता सकते कुछ भी। आप हमको दिखा नहीं सकते हैं कौन यहाँ पे रुके थे? 4 और 5 मई को कितने लोग रुके थे यहाँ? मैं नहीं था सर यहाँ। आप कौन हैं यहाँ पर? अनुराग यादव की बुकिंग किसने की थी? आप क्या हैं, गार्ड हैं यहाँ? नहीं, हाँ, हम बेहतर हैं। बेहतर है। अच्छा, ये जो 440 टोकन नंबर अनुराग यादव जो लिखा हुआ है, इसके पास गए थे आप वेटर? हम लोग को तो उतना आइडिया नहीं है सर, हम लोग तो चिंते नहीं नाम से किसी को, बस हम लोग सर्विस करते हैं, हम लोग बेहतर हैं, सिर्फ सर्विस करते हैं। तो आप हैं यहाँ के इंचार्ज? हाँ, क्या नाम है आपका? बात करवा दो। हेलो सर, ये मीडिया वाले आए हुए हैं, ऐसे घुस के बिना देख रहे हैं मीडिया से। मीडिया वाले आए हुए हैं, ऐसे आके रजिस्टर देख रहे हैं। ये मैं उधर खाना खा रहा था, ये आके घुस के यहाँ बैठाया था, अब घुस के खा रहे हैं, यही कर रहे हैं। जो रजिस्टर था वो देख रहे हैं। पता आके ऐसे घुस के रंजन यहीं बैठा हुआ तो ऐसे देख रहे हैं लोग।
अभी मैं अंदर से आया। मेरी बात कराइए, मेरी बात कराइए उनसे। कौन है? लीजिए, बात करने के लिए बोले, बात कीजिए ना। हेलो, कौन बोल रहे हैं सर? अच्छा, तो हमको कुछ जानकारी चाहिए कि 4 मई को कौन कौन लोग यहाँ रुके हुए थे। कुछ नाम है मेरे पास, उस नाम में से कौन कौन लोग यहाँ रुके हुए थे। नहीं, तो हम तो इनसे पूछे कि ज़रा दिखाइए। तो अब तो ये ले लिए हमारे हाथ से रजिस्टर, तो ज़रा हमको देखना था उसमें कौन कौन लोग रुके हुए हैं। नहीं, तो आप मीडिया को नहीं दिखा सकते हैं? अच्छा, ये बात है। नहीं, ये तो सामान्य है, गेस्ट हाउस है, सरकारी गेस्ट हाउस है। यहाँ कौन कौन ठहरा था वो तो मतलब हम जान ही सकते हैं ना आपसे। किनसे बात करनी होगी सर? किनसे बात करनी होगी? ऊपर? अच्छा, ठीक है, ठीक है। NHAI के गेस्ट हाउस में कमरा नंबर 404 में ये छात्र रुके थे। अब यही वो सबूत है, क्योंकि ये NHAI के रजिस्टर में दर्ज की गई एंट्री है। हालांकि एक चीज मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगी, इस रजिस्टर में दर्ज किए गए बाकी नामों को पूरी तरीके से सामने नहीं रखा गया है। उन्हें जान के हमने ब्लर किया, ताकि जो लोग जेन्युइनली यहां पर रह रहे थे उसी बात को देखते हुए हमने सिर्फ उस नाम को हाईलाइट किया है जिसको लेकर इस वक्त इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ रहा है। और अनुराग यादव की जिस तरीके से पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन के तहत उसको लेकर हो रहे बड़े खुलासे, उसी के तहत मेरे सहयोगी रुपेश आज ये जानने की भी कोशिश कर रहे थे कि आखिर कौन कौन से लोग थे जिनके यहां पर ठहरने की व्यवस्था की गई, क्योंकि अनुराग यादव का नाम बकायदा इस रजिस्टर में दर्ज किया गया है। तारीख और समय सब कुछ इस रजिस्टर में मेंशन किया गया है, क्योंकि यह है NHAI का वो रजिस्टर, वो गेस्ट हाउस जहां पर छात्रों के ठहरने का इंतजाम किया गया। अब छात्रों के ठहरने का इंतजाम किसने किया? सिकंदर ने किया। और NHAI गेस्ट हाउस रजिस्टर में छात्रों की जो एंट्री दर्ज हुई है वही आपको समय और महीना, मई का महीना 2024 मई का महीना और समय भी बताया जिस तरीके से रुपेश ने 12:40 का ये वक्त, उसका मोबाइल नंबर दर्ज है और ये रहा उसका नाम। 5 मई को ये परीक्षा हुई थी, इसीलिए समय पर की गई एंट्री और तारीख इस वक्त हम आपको हाईलाइट करते हुए दिखा रहे हैं, जहां देखिए 4 मई 12:40 का ये वक्त, अनुराग यादव की एंट्री, कमरा नंबर 404। अब इसी रजिस्टर में दर्ज किए गए कौन कौन से नाम ऐसे हैं जिस आधार पर अभी तक पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन रुपेश हो रही थी, और आपकी इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान और क्या तथ्य सामने आए? देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि NHAI के गेस्ट हाउस तक इनकी पहुंच हुई कैसे? ये कितने रसूखदार लोग हैं? NHAI का गेस्ट हाउस किस तरीके से किन किन लोगों को मिलता है जो आमतौर पर सरकारी मेहमान होते हैं, सरकार के उच्च पदस्थ लोग होते हैं। खास करके मैंने देखा है कई राज्यसभा जो सांसद हैं या कई MP हैं जिनको पटना में जो विजिट करते हैं, या तो वो राजकीय अतिथिशाला में ठहरते हैं या फिर एयरपोर्ट के ठीक सामने जो NHAI का गेस्ट हाउस है वहाँ ठहराया जाता है। ऐसे में सॉल्वर गैंग के ये जो शिक्षा माफिया हैं, इनकी पहुंच उन कमरों तक कैसे हो जाती है, उनको कमरा कैसे दे दिया जाता है? सिकंदर यादवेंदु कितना रसूखदार आदमी है, कितना पहुंच वाला आदमी है। संजीव मुखिया जिसका नाम आ रहा है, जो राजनीतिक जिसके कनेक्शन भी है, जिसकी पत्नी चुनाव लड़ चुकी है बिहार की एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी से, वो 2020 में विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी है। इनके राजनीतिक कनेक्शंस बहुत स्ट्रांग हैं, पैसे वाले। अब एक अभ्यर्थी से 40-40 लाख रुपये ले रहे हैं। किसी का बेटा BPSC के पेपर लीक बहाली में बेउर जेल के अंदर है, तो सभी ने अपने तमाम बेटों को, दामाद को, रिश्तेदारों को MBBS बना दिया है। और इसी तरीके से आप देखिए कि पैसे वाले, रसूख वाले, पहुंच वाले, सरकार में, सिस्टम में, तंत्र में इनकी कितनी गहरी पैठ है कि ये एयरपोर्ट के सामने ये कितना उच्च पदस्थ जो NHAI का गेस्ट हाउस है, उस गेस्ट हाउस तक इनकी पहुंच है। और इनको खौफ भी नहीं है, ये बाजाब्ता छात्र के नाम से कमरे की बुकिंग करा देते हैं और छात्र अपना नाम दर्ज करके, अपना मोबाइल नंबर दर्ज करके, अपना हस्ताक्षर करके उस कमरे में ठहरता है। और सॉल्वर गैंग ये हिमाकत करता है, ये हिम्मत दिखलाता है कि किस काम में NHAI के गेस्ट हाउस का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सबसे बड़ा सवाल है और इस खुलासे करने का मेरा मकसद, TV9 भारतवर्ष का मकसद भी यही है कि जांच को एक दिशा मिले और जांच उन तक पहुंचे कि आखिर सॉल्वर गैंग की पहुंच कहां-कहां तक है।
पूरे तंत्र में किस तरीके से ये लोग घुसे हुए हैं, वो तंत्र भी एक्सपोज होना चाहिए। पूरे नेक्सस में किसकी किस तरीके से भूमिका रही, किसने किस तरीके से पैसों को लेन देन कर भी काम किया, इसको लेकर भी आगे इन्वेस्टिगेशन का दायरा जिस तरीके से बढ़ रहा है। एक बड़ा सबूत आज आपने रुपेश सामने रखा है, जहां NHAI के इसी गेस्ट हाउस रजिस्टर में छात्रों की एंट्री दर्ज है। इस इन्वेस्टिगेशन पर आगे भी नजर बनाए रखे रुपेश, आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए आपका। अब आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं युद्ध से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर की, क्योंकि यूक्रेन की F-16 फाइटर जेट पर एक बड़ी खबर सामने आई है और F-16 से की गई क्रीमिया की रेकी। आपको बता दें, यूक्रेनी पायलट ने क्रीमिया के ऊपर उड़ान भरी है और ट्रेनिंग के नाम पर क्रीमिया की रेकी की गई है। तो ये इस वक्त हालात में सबसे बड़ी खबर, क्योंकि अब यूक्रेनी पायलट्स ने क्रीमिया के ऊपर उड़ान भरी है। अब ये उड़ान इस बात का सबूत है कि ट्रेनिंग के नाम पर क्रीमिया की रेकी की गई है और F-16 से क्रीमिया की रेकी की गई है। हालांकि यूक्रेन के F-16 फाइटर जेट पर इस वक्त की ये जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, इस पर मेरे सहयोगियों के साथ भी मैं चर्चा करूंगी। उससे पहले देखिए, यूक्रेन को फिलहाल फाइटर जेट F-16 मिला नहीं है। यूक्रेनी पायलट F-16 की ट्रेनिंग ले रहे हैं, लेकिन खबर यह है कि यूक्रेनी पायलट ने F-16 के जरिए ही क्रीमिया के ऊपर उड़ान भरी है और रेकी की है। और क्रीमिया यूक्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है। अब 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। अब रूस क्रीमिया के जरिए ही यूक्रेन पर जोरदार हमले भी करता है। ज़ेलेंस्की अब क्रीमिया पर फिर से कब्जा चाहते हैं। शायद इसीलिए F-16 फाइटर जेट के जरिए क्रीमिया की मैपिंग की जा रही है और इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्रीमिया में होने वाला संभावित युद्ध कितना भयावह होगा। सीधे इंफॉर्मेशन वॉल का आगे रुख करूंगी, क्योंकि यूक्रेन में F-16 आएगा और पुतिन के हाथ से क्या क्रीमिया जाएगा। हालांकि ये संभव हो भी पाएगा, इसको लेकर मनीष से करूंगी सवाल। उससे पहले F-16 से क्रीमिया में की गई रेकी को लेकर बड़ी खबर यह है कि रोमानिया से F-16 विमान ने उड़ान भरी थी और क्रीमिया के ऊपर ही F-16 मंडरा रहा था। इंपॉर्टेंट एक और इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि ओडेसा समेत कई इलाकों में भी उड़ान को लेकर इनपुट है। साथ ही क्रीमिया पर ज़ेलेंस्की का जिस तरीके से फोकस है, अब फिलहाल F-16 की यूक्रेनी पायलट्स ट्रेनिंग ले रहे हैं और F-16 से यूक्रेन को किस तरीके से फायदा हुआ, इसको लेकर भी बड़ी खबर आपके सामने, क्योंकि यही ये अज्यूम कर रहे हैं कि F-16 के माध्यम से इस वॉर में यूक्रेन कैसे आगे बढ़ेगा। मनीष, सुमित इधर ज्वाइन करिए मुझे, क्योंकि यूक्रेन का F-16 बेड़ा तैयार होने के बाद एक्शन होगा। इंपॉर्टेंट यह है कि F-16 से पहला टारगेट क्रीमिया ही होगा क्या? इंपॉर्टेंट यह है कि F-16 के जरिए क्रीमिया में रूसी ठिकानों को क्या निशाना बनाया जाएगा और साथ ही यह कि हवाई बमबारी से रूसी सैन्य क्षमता को तबाह भी करने की क्या योजना है। मनीष। बिल्कुल सुरभि, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वक्त यूक्रेन के फाइटर पायलट की ट्रेनिंग यहां पर हो रही है, रोमानिया में, जहां पर कि उन्हें F-16 की ट्रेनिंग दी जा रही है। अब सबसे बड़ा डेवलपमेंट यह हुआ है कि यूक्रेन के फाइटर पायलट यहां से उड़ान भरते हुए वो क्रीमिया के इस इलाके में आते हैं, यहां पर रेकी करते हैं कि क्रीमिया पर कैसे अटैक किया जाएगा। वैसे भी कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा डेवलपमेंट होगा एक बार जब यूक्रेन की तरफ से F-16 की एंट्री होगी, क्योंकि रूस ने यह कहा है कि जहां से F-16 उड़ान भरेगा हम उसे अटैक करेंगे। तो ऐसे में अगर रोमानिया से ये उड़ान भरता है तो रूस रोमानिया पर अटैक करेगा और रोमानिया नाटो कंट्री है, तो यानी कि जैसे एक कंट्री पर आप अटैक करेंगे तो रूस बनाम नाटो होगा। और अब रूस बनाम नाटो होने से ठीक पहले जो ट्रेलर है वो इस F-16 का ट्रेलर देख लीजिए, क्योंकि इसके निशाने पर है क्रीमिया, और क्रीमिया को रेकी करने के लिए वो रोमानिया से उड़ान भर रहे हैं। अब नेटो चीफ के बयान को लेकर अगली खबर जरूर है, लेकिन F-16 क्या वाकई गेम चेंजर साबित हो सकते हैं? सुमित, एक क्विक रिएक्शन इस लिहाज से, क्योंकि कहीं ना कहीं रूसी एयर डिफेंस को कमजोर करना मकसद जरूर है। देखिए बिल्कुल, आप मानिए कि क्रीमिया के ऊपर किसी तरीके भी एयरक्राफ्ट से हमले, जैसा मनीष बता रहे थे, बिल्कुल देखिए रोमानिया से हो चाहे आप देखिए यूक्रेन के इलाकों से हो, कहीं से भी क्रीमिया या दूसरे इलाकों पर अटैक करना निश्चित तौर पर रूस के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। और फाइटर एयरक्राफ्ट की कमी लगातार यूक्रेन लंबे समय से कहता आया है कि हमें फाइटर एयरक्राफ्ट दीजिए, हमें रूस की सरजमीन पर जाकर अटैक करना है। जिस तरीके से रूस हमारे इलाकों में आता है तो एक बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन आप ये भी देखिए सुरभि, आज ही इस बात को जाहिर किया यूक्रेन की तरफ से कि देखिए लगातार अमेरिका जो है इस डिलीवरी को, इस डिप्लॉयमेंट को डिले करता जा रहा है, जिससे क्रीमिया को या खासतौर पे आप कह सकते हैं यूक्रेन को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। बिल्कुल, लेकिन अब आपको बता दूं, इस वक्त इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट रविंदर सचदेव भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। रविंदर सर, आती हूं आपके पास, क्योंकि परमाणु हथियारों पर नेटो महासचिव के बयान को लेकर एक बड़ी खबर है, जहां नेटो को चीन, रूस से परमाणु खतरे की बात स्टोल्टनबर्ग कह रहे हैं। न्यूक्लियर वॉरहेड में बढ़ोतरी भी जरूरी है, परमाणु हथियारों की संख्या में इजाफे पर मंथन की बात कही गई है नेटो चीफ की तरफ से। अब नेटो महासचिव की तरफ
से क्या कहा जा रहा है। उनका कहना है कि मित्र देशों को अपने परमाणु शस्त्र तैयार रखने चाहिए। आखिर यूरोप को रूस चीन से कैसा खतरा है, सबसे पहले आपको ये भी हम बताएंगे। तो नेटो महासचिव की तरफ से क्या कहा गया सुना आपने। उन्होंने कहा कि मित्र देशों को अपने परमाणु शस्त्र तैयार रखने चाहिए। आखिर यूरोप को रूस और चीन से कैसा खतरा है, यही इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, क्योंकि 4800 से ज्यादा परमाणु हथियार और साथ ही रूस चीन के साथ नॉर्थ कोरिया का ये गठजोड़, हालांकि बड़े संकेत यहां पर साफ तौर पर मिल रहे हैं, जिस बारे में रोबिंदर सर आपसे सवाल करूंगी, क्योंकि 3 देशों की तिकड़ी क्या यूरोप के लिए इस वक्त बड़ा खतरा मानी जा रही है। नेटो देशों के खिलाफ क्या बहुत ज्यादा आक्रामक होते हुए नजर आ रहे हैं और मिसाइल की जद में पूरा यूरोप आ सकता है। और इंपॉर्टेंट ये कि यूक्रेन युद्ध से रूस और नेटो में जिस तरीके से तनाव बढ़ रहा है, ये पोस्चरिंग जिस तरीके से इस वक्त की जा रही है, न्यूक्लियर वॉरहेड्स को लेकर भी खबरें आ रही है, रूसी परमाणु तैनाती से यूरोप भी पूरी तरीके से आतंकित है। रोबिंदर सर। नो थैंक यू वेरी मच। नहीं सर्टनली देखिए, आई मीन 2 चीजें हुई हैं। अभी जो G7 की मीटिंग भी हुई थी, उसके रेजोल्यूशन में बात चाहे ज्यादा यूक्रेन की और रशिया की थी, उसमें एंड में इनका कंक्लूजन ये भी निकला कि चाइना रशिया को बहुत ज्यादा मदद कर रहा है और चाइना के ऊपर सैंक्शंस और दबाव डाला जाए कि रशिया की फाइट में चाइना हेल्प कर रहा है। क्लियर कट G7 की कंट्रीज ये अब कह रही है ज्यादा स्ट्रांगली, राइट। तो इसका मतलब चाइना पे और ज्यादा प्रेशर आएगा। एंड सेकेंडली ये जो न्यूक्लियर का है, डेफिनेटली ये रशिया ने अपने कुछ टैक्टिकल, जैसे कहें न्यूक्लियर वेपन तो न्यूक्लियर वेपन है, बट केवल साइज में थोड़ा छोटा है और डिस्टेंस थोड़ी छोटी है टैक्टिकल्स की, राइट, जो बेलोरशिया वगैरह में रखे। अब जब यूरोप ये कह रहा है कि इनसे हमें खतरा है, हमें अपने तैयार करने, तो इधर क्या होगा आप एशिया में देखिए ना, साउथ कोरिया ऑलरेडी कह रहा है कि वो न्यूक्लियर वेपन चाहता है। इनफैक्ट साउथ कोरिया और अमेरिका के बीच में खींचातानी चल रही है। साउथ कहता है कि या तो मेरे को बनाने दो न्यूक्लियर वेपन, या अमेरिका आप अपने न्यूक्लियर वेपन मेरे यहाँ लोकेट कर दो, राइट। अब उधर जापान भी है, तो इसके चलते विदाउट डाउट ये न्यूक्लियर रेस, अगर हम कहें आर्म्स रेस तो चल ही रही है एक तरह से, न्यूक्लियर रेस भी बढ़ने की पूरी संभावना। तो वैलिड क्वेश्चन ये है कि नेटो देश आखिर कैसे करेंगे रूस चीन का मुकाबला। इसी बारे में इंफॉर्मेशन भी रख देते हैं, क्योंकि हम आपको बताएंगे रूस चीन से संभावित खतरे को देखते हुए अमेरिका और नेटो की परमाणु तैयारी आखिर है क्या। अब नेटो के पास कितने परमाणु हथियार है, ये इंफॉर्मेशन भी आपके सामने रखेंगे। हालांकि ये देखिए किस तरीके से 3 नेटो देश, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस के पास परमाणु हथियार है। नेटो देशों के पास कुल 4223 परमाणु हथियार है। 6 यूरोपीय ठिकानों पर 100 अमेरिकी परमाणु हथियार तैनात बताए जाते हैं। हालांकि यूरोप में कहां पर यूएस परमाणु हथियार है, ये इंफॉर्मेशन भी आपके सामने, क्योंकि क्लेन ब्रोग्रेल बेल्जियम में इनपुट, और साथ ही ब्रुचेल एयर बेस जर्मनी का बेस जहां पर इनकी तैनाती है, और साथ ही एवियानो और घेरी एयर बेस जो कि इटली में है वहां पर भी, साथ ही नीदरलैंड में वोल्किल एयर बेस और इंसुलिंग एयर बेस को लेकर जो इस तरीके से सुमित ये खबरें सामने आती हैं। सटीक जगह का तुर्की में अंदाजा तो नहीं है, लेकिन रूस और चीन के खिलाफ किस तरीके से ये प्लान बनाया गया है, इसी बारे में करूंगी सवाल, क्योंकि युद्ध की स्थिति में टैक्टिकल परमाणु हथियार के इस्तेमाल की आशंका बढ़ गई है और रूस चीन के अहम परमाणु ठिकानों पर हमले का जो प्लान तैयार किया गया है उसको लेकर और क्या बड़े खुलासे हुए सुमित। साथ ही रूस चीन की आर्थिक साम्राज्य को धीरे धीरे खत्म करने की क्या यह रणनीति मानी जाए। देखिए सुरभि, इस तरीके की पोस्टिंग, इस तरीके के प्लान इसलिए भी होते हैं कि अगर आप देखिए कि आपकी ताकतें बढ़ रही हैं, आपका अलायंस बढ़ रहा है, लेकिन हम आपको चुनौती दे सकते हैं। लेकिन आप इसको देखिए कि एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी है कि आप अपनी ताकत जरूर बढ़ा रहे हैं, लेकिन हम आपको अटैक करने की क्षमता रख सकते हैं। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट यह है कि जिस तरीके का अलायंस खासतौर पे रूस और चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया का बन रहा है, ये ना सिर्फ वेस्ट वर्ल्ड के लिए बल्कि कई बड़े देशों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उनको लगता है कि देखिए अपने आप में सक्षम है चारों देश, ना सिर्फ न्यूक्लियर पावर के तौर पर बल्कि आपसी अलायंस जो है इनका, वो हर लिहाज से सैंक्शन के बावजूद खड़ा हुआ है, लगातार उसको झेल रहा है। तो निश्चित तौर पर एक ये अलायंस पूरी तरीके से एक बड़ा चैलेंज होगा अमेरिका के लिए भी और नाटो कंट्रीज के लिए भी। ग्लोबल गवर्नेंस और बदलते वर्ल्ड ऑर्डर के लिहाज से, ग्लोबल पॉलिटिकल लैंडस्केप के तहत ये तस्वीर जब सामने आएगी, उस लिहाज से भी आप दोनों से मैं चर्चा करूंगी। लेकिन अब चीन के सबसे पक्के दोस्त, और आपको बता दें बड़ी खबर इस बारे में है, जो एक ऐसी खबर अब जिससे पश्चिम देश टेंशन में है। अब से कुछ ही देर बाद उत्तर कोरिया पुतिन पहुंच रहे हैं और 24 साल में पहली बार उत्तर कोरिया की यात्रा को लेकर एक तस्वीर TV9 भारतवर्ष आपको दिखाएगा। हालांकि इंपॉर्टेंट यह है कि अब इस यात्रा के दौरान किस तरीके से दोनों के बीच साझेदारी को लेकर बड़े फैसले होंगे, और आज के समय युद्ध के हालात के बीच दोनों की इस मुलाकात पर
पूरी दुनिया की नजर है उसके मायने क्या हैं। पुतिन और किम जोंग के बीच कई तरह की सैन्य डील को लेकर बड़ी खबर है। पुतिन किम मुलाकात पर पूरी दुनिया की तो नजर है, लेकिन अब इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां पुतिन किम मुलाकात दुनिया पर आघात, क्योंकि 24 साल बाद पुतिन का उत्तर कोरिया दौरा, 9 महीने बाद पुतिन और किम जोंग की मुलाकात। सितंबर 2023 में किम ने रूस का दौरा किया था और सवाल इस वक्त का यही है कि क्या अब इस दौरे से परमाणु डील संभव है? गुप्त रूप से यूरेनियम, थोरियम की सप्लाई पर भी बातचीत संभव है। उत्तर कोरिया को परमाणु रिएक्टर बनाने में सीक्रेट मदद भी संभव है। उत्तर कोरिया के अंतरिक्ष मिशन को रूसी मदद संभव है। और जाहिर सी बात है, दुनिया की इस पर नजर है तो दुनिया पर इस मुलाकात का असर क्या होगा? रूस उत्तर कोरिया का गठजोड़ नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार कर रहा है। पश्चिम देश इस गठजोड़ को शैतानी गठजोड़ मानते हैं। हालांकि पश्चिम को पुतिन किम जोंग में सबसे ज्यादा खतरा है और पुतिन किम जोंग की परमाणु गैर जिम्मेदारी पश्चिम का भी सिर दर्द है। हालांकि अब आपको यह भी बता देते हैं कि आज की मुलाकात के बाद रूस को उत्तर कोरिया से क्या मिल सकता है और उत्तर कोरिया को रूस से क्या हासिल हो सकता है। रूस को क्या मिलेगा और उत्तर कोरिया को क्या मिलेगा, यही इंफॉर्मेशन मनीष इस लिहाज से सामने रख रही हूं क्योंकि इस डील पर पूरी दुनिया की नजर है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिस पर मैं चाहूंगी कि आप और इंफॉर्मेशन दें कि आखिर अब क्या हासिल करने वाला है रूस आज की इस मुलाकात से, क्या हासिल होगा उत्तर कोरिया को। किम जोंग, जो कि अब देखिए ये इंफॉर्मेशन है कि रूस को क्या मिलेगा, 122 mm 152 mm आर्टिलरी, युद्धक टैंक, बीएमपी, लैंडमाइन, होवित्जर, मोर्टार, फील्ड गन, आर्मर्ड व्हीकल्स, बुलेट प्रूफ जैकेट। साथ ही उत्तर कोरिया को क्या मिलेगा, लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल टेक्निक, सबमरीन प्रोजेक्ट के लिए स्टील, बख्तरबंद गाड़ियां, बुलेट प्रूफ कार, अनाज और फर्टिलाइजर और कपड़े। मनीष, देखिए सुरभि, अभी कुछ देर पहले ही आपने स्क्रीन पर नॉर्थ कोरिया की राजधानी का एक वीडियो दिखाया था कि पुतिन के अगवानी के लिए वहां पर क्या तैयारी की गई है। अब तक हम लोग पढ़ते आए थे और ऐसा लगता था कि जैसे नॉर्थ कोरिया के लोग भूखे मर रहे हैं या फिर किसी तरह कच्चा मांस को जो है जला के खाना खा रहे हैं। लेकिन उस तस्वीर को देखिए, ये तस्वीर लंदन या पेरिस या न्यूयॉर्क की नहीं है, बल्कि नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग की है, जहां पर दर्जनों मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आपको दिखाई देती है, ऊंची ऊंची इमारतें के साथ लगता है जैसे एक अत्याधुनिक शहर है। तो प्रतिबंधों के बावजूद नॉर्थ कोरिया ने वो मुकाम हासिल किया जहां पर उसके पास परमाणु हथियार है, जहां पर उसके पास हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जहां पर उसके पास सबसे अधिक आर्टिलरी सेल्स है। तो सोचिए रूस के लिए कितना विन विन सिचुएशन। अब इसी आधार पर एक और अगली बड़ी खबर मनीष बताना चाहूंगी, क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन के उत्तर कोरिया दौरे से जुड़ी ही ये बड़ी खबर है। किम जोंग का जंगी जखीरा राष्ट्रपति पुतिन देखेंगे। किम जोंग दिखाएंगे अपने घातक हथियार। किम जोंग ने वेपन डिपो का दौरा किया। उत्तर कोरिया के वेपन डिपो में घातक मिसाइलें दिखी हैं। अब आपको कुछ तस्वीरों के जरिए भी दिखाते हैं आखिर रूस और उत्तर कोरिया के रिश्ते कितने पुराने और कितने मजबूत हैं। यूक्रेन युद्ध में उलझे राष्ट्रपति पुतिन के लिए उत्तर कोरिया शुरुआत से ही काफी भरोसेमंद रहा है। इससे पहले पुतिन ने मार्च 2000 में राष्ट्रपति बनने के कुछ ही महीने बाद जुलाई 2000 में प्योंगयांग का दौरा किया था और उस वक्त उन्होंने किम जोंग के पिता और नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग इल से मुलाकात की थी। इस मुलाकात से रूस और उत्तर कोरिया के रिश्तों की मजबूत बुनियाद भी पड़ी थी। इस बीच एक और बड़ी खबर यह है कि पुतिन और किम के बीच हो सकता है एटमी समझौता। किम को एटमी हथियारों की लेटेस्ट टेक्निक रूस दे सकता है। दक्षिण कोरिया, जापान, अमेरिका तक टेंशन इसी बात को लेकर है। हालांकि इंफॉर्मेशन आगे उस आधार पर आपके सामने होगी कि आखिर किसके पास कितने हथियार, परमाणु हथियार। लेकिन अब जिस समझौते को लेकर बड़ी खबरें मिल रही है, एक शॉर्ट रिएक्शन रविंदर सर आपसे चाहूंगी। 2000 और 2024 की इस तस्वीर को आप किस लिहाज से देखते हैं? कितने गहरे हुए संबंध और आज के परिप्रेक्ष्य में ये सैन्य डील, क्या इसके भी आने वाले वक्त में कुछ इंप्लीकेशंस हो सकते हैं? सुरभि, सबसे बड़ी जो इसमें चैलेंज और वरी है, रशिया और नॉर्थ कोरिया की एक मिलिट्री अलायंस अनाउंस हो सकती है। अभी तक रशिया और नॉर्थ कोरिया की सोवियत टाइम्स में थी, बट अभी रशिया और नॉर्थ कोरिया की कोई एक म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी नहीं है। चाहे आपस में दोनों बहुत कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ा क्वांटम जंप गेम चेंजर हो जाएगा अगर वो होगी। दैट इज वन। दूसरी बात, अमेरिका को जो खतरा लगता है, उस सबसे बड़ा उसे खतरा लगता है कि कोई न्यूक्लियर मिसाइल मेरी धरती पे ना आ जाए। इस समय दुनिया में केवल 3 देश हैं जो इनके पास कैपेबिलिटी है, रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया। इसलिए अमेरिका नॉर्थ कोरिया के एटॉमिक प्रोग्राम को पुश बैक करना चाहता है। बाकी जो चीजें आप कह रही हैं, डेफिनेटली रशिया को क्या इंटरेस्ट चाहिए। 2 पॉइंट्स हैं। नॉर्थ कोरिया की जो एमुनेशन फैसिलिटीज है, नॉर्थ कोरिया में करीब 1 लाख फैक्ट्रीज हैं, जहां पर 10,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज काम करते हैं। ये एक रिपोर्ट आई थिंक फ्यू डेज अगो न्यूयॉर्क टाइम्स में।
ओके तो नॉर्थ कोरिया एक बहुत बड़े पैमाने पर वेपन्स एंड खासकर एमुनेशन प्रिपरेशन। दूसरी बात, जब से कोल्ड वॉर हुई, कोल्ड वॉर के बाद खत्म हुई, सब देशों ने अपनी प्रोडक्शन कम कर दी क्योंकि टेंशंस नहीं थी। एग्जैक्टली। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया केवल दो देश थे दुनिया में जिनकी कांस्टेंट टेंशंस थी और इस कारण दोनों अपने एमुनेशंस बढ़ाते गए। राइट। तो कॉन्सिक्वेंटली नॉर्थ कोरिया के पास बहुत सारी एमुनेशंस हैं जो कि वो रशिया को, जैसे आप बता रही हैं, 152 एंड आई थिंक 100। अमेरिका को इतनी टेंशन क्यों है, इस बात पर भी सर आप बार बार जिक्र कर रहे हैं और इंफॉर्मेशन इस बारे में है, लेकिन उससे पहले किसके पास कितने परमाणु हथियार हैं, एक डेटा वाइज इंफॉर्मेशन आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि यहां पर ये तमाम इंफॉर्मेशन इसी लिहाज से इस वक्त युद्ध के हालात में चर्चा की जा रही है। जहां देखिए रूस के पास 2024 में आंकड़ा बढ़कर 4380 हो गया है और 2023 में जबकि 4489 थे। ये परमाणु हथियारों की डिटेल आपके सामने रख रहे हैं रूस के साथ साथ अब इंफॉर्मेशन अमेरिका के बारे में आपके सामने, क्योंकि अमेरिका के पास 2024 में अब 3708 परमाणु हथियार बताए जा रहे हैं, जो कि पहले 2023 में 3708 ही थे। हालांकि चीन जिस तरीके से इस पर काम कर रहा है, 2024 में यह संख्या बढ़कर 500 हो चुकी है, 2023 में 410 थे और उत्तर कोरिया का जिक्र यहां पर जरूरी है। हालांकि एक क्विक रिएक्शन मैं चाहूंगी मनीष, क्या यह इंफॉर्मेशन बिल्कुल उस लिहाज से सही है जो सिप्री की रिपोर्ट में दावे किए जा रहे हैं? मनीष, देखिए, सबसे दिलचस्प बात यह है कि नाटो के 30 कंट्री को जोड़ दें तब जितने परमाणु हथियार हैं उतने तो अकेले केवल रूस के पास है, बल्कि उससे 100-200 ज्यादा ही है। और वैसे में अगर आप चीन के 500 और परमाणु हथियारों को जोड़ दें, क्योंकि देखिए नाटो की सबसे बड़ा योगदान क्या है, सबसे बड़ा योगदान यही है कि उसने ऐसे हालात बनाए जिसमें रूस और चीन और अधिक नजदीक आ गया। इसके अलावा एडिशनल प्लेयर में ईरान और नॉर्थ कोरिया तो है ही। तो आज की तारीख में अगर पूरे दुनिया में एग्जिस्टेंस का खतरा है तो इसका पूरा क्रेडिट नाटो को जाता है, क्योंकि उन्होंने इस तरह के गठबंधन को एक दूसरे के करीब लाने के लिए योगदान दिया और सिप्री की रिपोर्ट इसी की ओर इंडिकेट करती है। ठीक है, लेकिन अब जो बयान इससे पहले दिए गए हैं, किस तरीके से परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर, हालांकि आत्मरक्षा की बात यहां पर जरूर की जाती है, लेकिन किम और पुतिन किस तरीके से अमेरिका के लिए टेंशन बने हुए हैं, इसको लेकर भी एक्सपर्ट जिक्र कर रहे हैं। और ये टेंशन क्यों है अमेरिका को, ये जान लीजिए, क्योंकि कई बार अमेरिका को परमाणु हमले की धमकी मिल चुकी है। दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां देखिए दोनों के पास 4500 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। अब किम के पास कई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं और कई बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज तो 10,000 किलोमीटर से ज्यादा की बताई जाती है। हालांकि इसमें जिक्र हिवसोंग 17 का जरूर कर रहे हैं, क्योंकि उसकी रेंज है 15,000 किलोमीटर और प्योंगयांग से न्यूयॉर्क की दूरी भी लगभग 11,000 किलोमीटर। एक और इंफॉर्मेशन, क्योंकि हम बयान की बात कर रहे थे, वही आपके सामने रखती हूं, क्योंकि 6 जून 2024 जब व्लादिमीर पुतिन की तरफ से, रूसी राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया संप्रभुता को खतरा तो हर विकल्प के लिए है तैयार, और साथ ही दिसंबर 2023 में जब किम जोंग की तरफ से कहा गया किसी ने उकसाया तो परमाणु हमले से कोई संकोच नहीं। लेकिन अब जिस तरीके से बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, आपको बता दें उत्तर कोरिया की यात्रा से पहले पुतिन के लेख को लेकर भी एक बड़ी खबर सामने आई है। अब इसमें उन्होंने क्या कहा है, क्योंकि इस वक्त सबकी नजर है रूस और उत्तर कोरिया के बीच बढ़ते संबंधों की, और रूस और उत्तर कोरिया के बीच संबंधों को बढ़ाने पर जिस तरीके से पुतिन जोर दे रहे हैं, यही इस आर्टिकल के जरिए भी सामने आया है, क्योंकि दोनों देश के संबंध 7 दशकों से पुराने हैं। ये बात पुतिन की तरफ से कही गई। हर मुश्किल समय में दोनों देश साथ खड़े रहे हैं, पुतिन की तरफ से यह भी कहा गया। और मनीष, ये साथ यूक्रेन युद्ध के दौरान ही सबसे बड़ा गेम चेंजर कह लें कि यह साबित हुआ है पुतिन के लिए, क्योंकि पुतिन को बहुत हद तक यूक्रेन हर फ्रंट पर मुश्किल में डालता हुआ नजर आया था। देखिए, जब आप युद्ध लड़ते हो और रोजाना 10,000 से अधिक आपको गोले का इस्तेमाल करना हो, तो वैसे में मुझे लगता है कि हर देश को मदद की जरूरत पड़ती है। तो रूस को भी ईरान और नॉर्थ कोरिया की मदद की जरूरत पड़ी। यूक्रेन में हमने देखा कि नॉर्थ कोरियन मिसाइल, नॉर्थ कोरियन गोले, इन सब का काफी इस्तेमाल हुआ है और ये दिखता भी है। मुझे ताजुब नहीं होगा कि अगर आज पुतिन और किम जोंग उन मिलकर उसी तरह का सिक्योरिटी एग्रीमेंट करे जैसा कि 3 दिन पहले अमेरिका और यूक्रेन में हुआ है कि हम आपको सुरक्षा देंगे। अब आप सोचिए कि अभी पुतिन ने क्यूबा में न्यूक्लियर सबमरीन भेजा, अब वो अगर कहते हैं कि हम नॉर्थ कोरिया को भी सुरक्षा देंगे, और तब नॉर्थ कोरिया कहेगा कि ठीक है, मुझ पर बहुत प्रेशर पड़ रहा है तो मैं अमेरिका में परमाणु हथियार का इस्तेमाल करूंगा। तो इस तरह का जो एक डेंजरस मतलब मूव लिया जा रहा है, तो वैसे में आप कह सकते हैं बहुत साहित्यिक होकर पूरी तरह से फिजाओं में जो है वो न्यूक्लियर गंध फैली हुई है और सब कोई उसी गंध में जीने को मजबूर है। हालांकि पुतिन की इस मौजूदगी का मतलब तो सुमित हम बार बार समझ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल आइटनरी क्या है, शेड्यूल क्या है, क्या दोनों की तस्वीरें अब से थोड़ी देर बाद हमारे सामने होंगी?
देखिए थोड़ी देर में तस्वीरें होंगी, लेकिन आपको ये भी बता दूं कि ये सारी चीज़ें बहुत क्लासिफाइड होंगी। दोनों देश आपस में क्या समझौते करते हैं इसको लेकर बहुत ज़्यादा उसके सामने आने की बहुत कम संभावना है। अभी आप देखिए कि रूस ने एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर के तौर पर नॉर्थ कोरिया को एड्रेस किया है। अभी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप किस लिए होगी सुरभि? देखिए अभी इस समय नॉर्थ कोरिया की जरूरत है, ना सिर्फ उसको साजो सामान चाहिए, गैस चाहिए, उसको ऑयल चाहिए, बल्कि उसको टेक्नोलॉजी भी चाहिए जिसके ऊपर रूस अपने आर्म्स एंड एम्युनिशंस बनाता है, और वो सारी चीजें रूस सप्लाई करेगा। और रूस के लिए क्या मददगार होगा कि नॉर्थ कोरिया जो प्रोडक्शन बनाएगा उसका इस्तेमाल रूस करेगा यूक्रेन के खिलाफ, उसका इस्तेमाल करेगा रूस अगर नाटो के साथ आगे जंग होती है, उसकी पॉसिबिलिटी होती है तो उसके खिलाफ। तो रूस के लिए ये प्रोडक्शन यूनिट होगा, और नॉर्थ कोरिया के अपनी इकोनॉमी को सर्वाइव करने के लिए, अपनी चीजों को और बढ़ाने के लिए एक बड़ा लैंडमार्क आप कह सकते हैं कि एग्रीमेंट्स होंगे। तो निश्चित तौर पर दोनों आपस में एक अलायंस के तौर पर काम करेंगे, और उनके दोनों के अगर आप देखें तो साझा दुश्मन कौन, एनिमी कौन है? अमेरिका, नाटो देश। और यही वजह है कि दोनों एक साथ खड़े हैं, और इनके साथ साथ एक तीसरे देश या चौथा देश जो है वो है चीन और ईरान, जो एक तरीके से बैकअप प्रोवाइड करेगा इन दोनों देशों को भी। और एक बड़ी खबर है जहां इंडियन नेवी को मिलने वाला है नया जंगी जहाज। INS सूरत का समुद्री ट्रायल शुरू हो चुका है, अगले साल नौसेना में ये शामिल होगा। INS सूरत को विशाखापट्टनम INS सूरत समंदर में नौसेना का नया युद्धपोत है जो दुश्मनों से अपनी ताकत का लोहा मनवाएगा। इस युद्धपोत पर सभी आधुनिक हथियार मौजूद होंगे, जिसमें बराक, ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें भी लगी होंगी। इस युद्धपोत को बनाने में स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। INS सूरत की खासियत भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि INS सूरत समुद्र का ये शिकारी, इसकी खासियत जानिए। और नया विध्वंसक जंगी जहाज जो अब समंदर में अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगा। हालांकि इसकी खासियत की इंफॉर्मेशन अब आपके सामने रखते हैं, जहां जानिए। इसका वजन है 7400 टन और इसकी लंबाई 163 मीटर है। इसकी रफ्तार 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। युद्धपोत पर 300 नौसैनिकों की तैनाती और 45 दिन तक लगातार पानी में इसकी रहने की क्षमता। ब्रह्मोस, बराक समेत घातक मिसाइलों से ये लैस है। टॉर्पेडो, रॉकेट लॉन्चर जैसे घातक वेपन भी तैनात किए जा सकते हैं।